नागिन, एक खौफनाक कहानी। सुनने में ये किसी पुरानी कहानी जैसा लगता है, पर यकीन मानिए, जब मौत आपके ठीक पीछे खड़ी हो और उसकी ठंडी सांसें आपकी गर्दन पर पड़ रही हों, तो हर पुरानी कथा सच लगने लगती है। ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें शिकार और शिकारी एक ही कमरे में बैठे हैं और किसी को नहीं पता कि अगला किसका खून बहेगा। आपको लगता है ना कि नाग और नागिन सिर्फ सीरियल्स में होते हैं? तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ देवगिरी के उन घने और काले जंगलों में। रात के 2:15। बारिश इतनी तेज थी कि आसमान से जैसे पानी नहीं पत्थर गिर रहे थे। देवगिरी के घने जंगल में एक 60 साल का आदमी सेठ दीनानाथ अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसके कपड़े फट चुके थे, चेहरे पर खून और कीचड़ लगा था और उसके सीने से लटकन एक छोटा सा काले रंग का बक्सा था जिसे वो दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए था। उसके पीछे कोई आ रहा था, पर उसके पीछे आने वाले के पैरों की आवाज नहीं थी, सिर्फ सरसराहट थी। सूखे पत्तों पर किसी बहुत भारी चीज के घसीटने की आवाज। दीनानाथ की सांसें फूल चुकी थीं। वो अचानक एक पेड़ की जड़ से टकराया और मुंह के बल गिर पड़ा। बक्सा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसने पलटकर पीछे देखा, बिजली चमकी और उस रोशनी में उसने देखा कि पेड़ के ऊपर से कोई नीचे उतर रहा है। इंसान या कोई जानवर? दीनानाथ की आंखें खौफ से फट गईं। उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, पर आवाज निकलने से पहले ही एक झटके में उस साये ने उसे दबोच लिया। सिर्फ 2 सेकंड और एक दर्दनाक चीख आई जो अगले ही पल बारिश के शोर में दब गई। अगले दिन सुबह 9 बजे। मेरा नाम आर्यन है। मैं एक खोजी पत्रकार हूँ। अपराध और रहस्य मेरी जिंदगी है। मुझे सुबह सुबह इंस्पेक्टर विक्रम का कॉल आया था। विक्रम मेरा पुराना दोस्त है। उसकी आवाज में एक ऐसी घबराहट थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, आर्यन तू जल्दी देवगिरी आ जा। यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो किसी के समझ में नहीं आ रहा। मर्डर है, पर तरीका इंसानों वाला नहीं है। जब मैं वहां पहुंचा तब तक पुलिस ने जंगल का वो हिस्सा सील कर दिया था। दीनानाथ की लाश वहीं पड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ चुका था, जैसे उसके खून में जहर घोल दिया गया हो। पर सबसे हैरान करने वाली बात थी उसकी गर्दन। उसकी गर्दन पर 2 बड़े छेद थे। किसी ने चाकू से मारा है? मैंने विक्रम से पूछा। विक्रम ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, फॉरेंसिक टीम का कहना है कि ये किसी चाकू के निशान नहीं है, ये दांतों के निशान है। पर दोनों दांतों के बीच का गैप देखो, ये गैप किसी आम सांप का नहीं हो सकता। अगर ये किसी सांप ने काटा है तो वो सांप कम से कम 30 फुट लंबा होना चाहिए। मेरा दिमाग घूम गया। 30 फुट लंबा सांप, और वो भी देवगिरी के जंगलों में? बकवास है। ये कोई कवर अप है। किसी ने बहुत शातिराना तरीके से इसका मर्डर किया है और सांप के काटने का नाटक रचा है। लाश के पास ही वो काला बक्सा खुला पड़ा था। अंदर कुछ नहीं था। जो कुछ भी था कातिल अपने साथ ले गया था। इस घटना के 2 घंटे बाद हम दीनानाथ की पुरानी और विशाल हवेली में थे। हवेली का माहौल इतना ठंडा और अजीब था कि किसी को भी घुटन महसूस हो। वहां 3 लोग मौजूद थे। कबीर, दीनानाथ का इकलौता बेटा। कबीर बहुत ही शांत और अजीब किस्म का इंसान था। उसके बाप की मौत हुई थी, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक अजीब सा गुस्सा था। उसने मुझे देखते ही कहा, जो चीज वो ले गए हैं मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे इस पूरे जंगल को जलाना पड़े। मीरा, हवेली की देखभाल करने वाली और स्थानीय गाइड। मीरा की खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी उसे देखता रह जाए, पर उसकी आंखें बहुत गहरी और रहस्यमयी थीं। उसने बंद गले का काला सूट पहना हुआ था। जब मैंने उससे हाथ मिलाया तो उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। यहाँ के जंगलों में उनका राज है, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। जो उनकी धरोहर चुराएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। रिया, मेरी सहकर्मी और फोटोग्राफर, रिया मेरे साथ आई थी। वो इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। कम ऑन गाइज, तुम्हें लगता है ये कोई इच्छाधारी नाग है? ये 21वीं सदी है। कबीर का बाप अमीर था, पक्का किसी प्रॉपर्टी विवाद या उस बॉक्स में छिपे खजाने के लिए किसी ने ये किया है। मैं रिया की बात से सहमत था। मुझे इन तीनों में से किसी एक पर पूरा शक था। कातिल इन्हीं में से कोई एक था। या तो कबीर, जिसे अपने बाप की दौलत और उस बॉक्स का रहस्य चाहिए था, या मीरा, जो शायद यहाँ के लोगों को सांप के डर से डराकर हवेली पर कब्जा करना चाहती थी, या फिर कोई और जो हमारे बीच आम इंसान बनकर घूम रहा था। क्योंकि उस दिन फॉरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आई उसने मेरे होश उड़ा दिए। दीनानाथ के खून में जो जहर मिला था वो दुनिया के सबसे जहरीले सांप किंग कोबरा का था। पर किंग कोबरा के दांत इतने बड़े नहीं होते। एक ही सूरत थी, कोई ऐसी प्रजाति या कोई ऐसी चीज जो इंसान भी है और सांप भी। पर मैं अभी भी इस थ्योरी को मानने को तैयार नहीं था। उस रात हवेली में रुकने का फैसला किया गया। बाहर बारिश और तूफान अभी भी जारी था। रात के करीब 11 बज रहे थे।
मैं अपने कमरे में बैठकर दीनानाथ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उस जगह की तस्वीरें देख रहा था। तभी अचानक हवेली की सारी लाइट्स चली गईं। घुप अंधेरा। मैंने अपना फोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की। बाहर हवेली के कॉरिडोर में बिल्कुल सन्नाटा था। रिया का कमरा मेरे ठीक बगल में था और कबीर और मीरा ग्राउंड फ्लोर पर थे। मैं अभी कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि मुझे एक आवाज आई। ये आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, ये आवाज रिया के कमरे से आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अपनी गन निकाली और रिया के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। रिया, मैंने धीरे से पुकारा। कोई आवाज नहीं। रिया, क्या तुम ठीक हो? मैंने दरवाजा पूरा खोला और टॉर्च अंदर मारी। रिया बिस्तर पर नहीं थी। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और हवा से पर्दे उड़ रहे थे। पूरा कमरा बिखरा हुआ था, जैसे वहां कोई संघर्ष हुआ हो। रिया, मैं चिल्लाया। मैं दौड़कर खिड़की के पास गया। नीचे जंगल में बिल्कुल अंधेरा था, पर तभी मेरी टॉर्च की रोशनी फर्श पर पड़ी और जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। फर्श पर कपड़े नहीं पड़े थे, वहां एक पूरी की पूरी इंसानी खाल पड़ी थी। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सांप अपनी केंचुली उतारता है। पर यह किसी सांप की खाल नहीं थी, ये किसी इंसान के आकार की खाल थी, जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक झटके में उतारी गई थी। और सबसे खौफनाक बात, उस खाल के ठीक बगल में एक चांदी की पायल पड़ी थी। ये पायल मीरा पहनती थी। मैंने सुबह उसके पैरों में देखी थी। क्या मीरा ही वो नागिन है? पर रिया कहाँ गई? अगर मीरा नागिन है तो क्या उसने रिया को? तभी मेरे ठीक पीछे इस अंधेरे कमरे में किसी ने मेरे कंधे पर एक बहुत ठंडा बर्फ के जैसा हाथ रखा। मेरे कान के ठीक पास एक आवाज आई। किसी इंसान की आवाज नहीं, एक भयानक फुफकार। मेरा पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। मैं पलटना चाहता था पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था आर्यन। और इसके साथ ही मेरे सिर पर पीछे से एक बहुत जोर का वार हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे सिर में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे किसी ने लोहे के हथौड़े से वार किया हो। जब मेरी आंखें खुलीं तो मेरे चारों तरफ घुप अंधेरा था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक अजीब सी सीलन और सड़ी हुई पत्तियों की बदबू आ रही थी। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर एक भारी लोहे की कुर्सी से बंधे हुए थे। मैं कहां था? रिया कहां थी? और वो इंसान की केंचुली, वो पायल, वो ठंडी आवाज। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। तभी मुझे पानी टपकने की आवाज आई। टिप टिप टिप। और उसके ठीक बाद वही खौफनाक आवाज जो मैंने रिया के कमरे में सुनी थी। कोई है यहां? मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से सिर्फ एक सूखी और डरी हुई आवाज निकली। तभी अचानक कमरे के दूसरे कोने में एक लाल रंग की धीमी सी रोशनी जली। वो कोई साधारण कमरा नहीं था, वो हवेली के नीचे बना एक बहुत पुराना और विशाल तहखाना था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी रही थीं, बड़े बड़े सांपों की आकृतियां जो इंसानों को निगल रहे थे। मेरे ठीक सामने उस लाल रोशनी में एक पत्थर की मेज पर वही काले रंग का छोटा बक्सा रखा हुआ था जिसे दीनानाथ मरने से पहले सीने से लगाए हुए था। बक्सा अब खुला था। उसके अंदर से एक अजीब सी नीली चमक निकल रही थी जो पूरे तहखाने में एक डरावना साया बना रही थी। तभी अंधेरे में से कोई बाहर आया। उसे देखकर मेरी सांसें अटक गईं। वो कबीर था, दीनानाथ का बेटा कबीर, लेकिन वो बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे और गर्दन की नसें नीली और उभरी हुई थीं, जैसे उसके खून की जगह कोई जहर दौड़ रहा हो। कबीर, ये सब क्या है? मुझे खोल दो। रिया कहाँ है? मैं गुस्से और खौफ से चिल्लाया। कबीर ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने बड़ी धीमी और फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, रिया सुरक्षित है फिलहाल। वो हमारी खास मेहमान है, लेकिन तुम बहुत सवाल पूछते हो आर्यन। हमारी मेहमान? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पिता का खून हुआ है और तुम यहां इस तहखाने में ये सब नाटक कर रहे हो? पिता? कबीर अचानक जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी दीवारों से टकराकर एक भयानक गूंज पैदा कर रही थी, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पिता? वो मेरे पिता नहीं थे आर्यन। वो तो सिर्फ एक लालची चोर थे। उन्होंने 40 साल पहले इस देवगिरी के जंगल के असली मालिक से ये बक्सा चुराया था।
तुम्हें पता है इस बक्से में क्या है? इसमें वो नागमणि है जो एक इंसान को भगवान बना सकती है या फिर एक भयानक शैतान। मैं कबीर की बातें सुनकर सुन्न था। तुम उस इच्छाधारी नाग की बात कर रहे हो? ये सब अंधविश्वास है कबीर, तुम होश में आओ। कबीर मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसकी सांसों से कच्चे मांस जैसी बदबू आ रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अंधविश्वास? तो फिर तुमने रिया के कमरे में फर्श पर क्या देखा था आर्यन? वो केचुली, वो किसी खिलौने की नहीं थी। मीरा? वो केचुली मीरा की थी ना? मैंने उसकी पायल वहां देखी थी, मैंने तुरंत पूछा। कबीर मुस्कुराया, एक बहुत ही खौफनाक और शातिर मुस्कान। मीरा तो सिर्फ एक मोहरा है आर्यन, तुम अभी भी असली खेल नहीं समझ पाए। असली खेल तो कोई और ही खेल रहा है। तभी तहखाने के भारी लोहे के दरवाजे जोर की आवाज के साथ खुले। कोई अंदर आ रहा था। उसके जूतों की आवाज बहुत जानी पहचानी थी। जब वो शख्स रोशनी में आया तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो इंस्पेक्टर विक्रम था, मेरा सबसे पुराना दोस्त, जिसने मुझे खुद इस केस को सुलझाने के लिए यहां बुलाया था। विक्रम, तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम, इसे गिरफ्तार करो, ये पागल हो गया है, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया। लेकिन विक्रम ने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कबीर की तरफ देखा और कहा, वक्त आ गया है, आज पूर्णमासी की रात है। अगर आज रात 3 बजे से पहले हमने उस प्राचीन शक्ति को नहीं जगाया तो वो नाग हम सबको हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मेरा अपना दोस्त, एक पुलिस वाला, इस पागलपन में शामिल था? विक्रम, क्या बकवास कर रहे हो तुम पुलिस में हो, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? विक्रम ने पहली बार मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। मुझे माफ कर देना आर्यन, मुझे तुम्हें यहां नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन मुझे एक बलि की जरूरत थी। एक ऐसे इंसान की जो शहर से हो, जिसके गायब होने पर इस गांव के लोगों पर कोई शक न हो। बलि? तुम मेरी बलि देने वाले हो? मेरे पसीने छूटने लगे। तुम्हारी नहीं आर्यन, विक्रम ने धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, रिया की। नहीं, मैंने पूरी ताकत से चीखा और कुर्सी से बंधी रस्सियां तोड़ने की कोशिश करने लगा। मेरे हाथों से खून बहने लगा, लेकिन रस्सियां बहुत मजबूत थीं। विक्रम और कबीर ने उस नीले चमकते हुए बक्से को उठाया और तहखाने के एक और अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। विक्रम, रुक जाओ, तुम ये नहीं कर सकते। विक्रम! जैसे ही वो दोनों उस अंधेरे रास्ते में गायब हुए, तहखाने में फिर से सन्नाटा छा गया। मैं अकेला था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर कुर्सी को आगे पीछे हिलाने लगा। कुर्सी बहुत पुरानी थी और उसमें जंग लगा हुआ था। एक जोरदार झटके के साथ कुर्सी का पीछे का पाया टूट गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैंने किसी तरह अपने बंधे हुए हाथों को उस टूटे हुए लोहे के नुकीले किनारे से रगड़ना शुरू किया। हर रगड़ के साथ मेरे हाथों की चमड़ी छिल रही थी, खून रिस रहा था, लेकिन उस वक्त दर्द से कहीं ज्यादा मुझे रिया को बचाने की फिक्र थी। 5 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी कट गई और मेरे हाथ खुल गए। मैंने जल्दी से अपने पैरों को आजाद किया। मेरी पिस्तौल उन्होंने छीन ली थी। मुझे निहत्थे ही उन दोनों का और उस रहस्यमयी चीज का सामना करना था। मैं दबे पांव उसी अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ा जहां विक्रम और कबीर गए थे। वो संकरा रास्ता हवेली के नीचे बनी एक प्राचीन गुफा की तरफ जा रहा था। गुफा के अंदर मशालें जल रही थीं। मैं एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छिप गया और जो नजारा मैंने वहां देखा उसने मेरी रूह कपा दी। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा गोल पत्थर का चबूतरा था। उस चबूतरे पर रिया बेहोश पड़ी थी। उसके चारों तरफ लाल रंग के किसी पाउडर से एक बड़ा सा घेरा बना हुआ था। विक्रम और कबीर उस मणि वाले बक्से को लेकर रिया के सिरहाने खड़े थे और कोई पुरानी भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज वो नहीं थी। गुफा की सबसे पिछली दीवार, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी, वहां से एक बहुत ही भारी और भयानक फुफकारने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत विशाल जीव वहां मौजूद हो। उसकी सांसों की आवाज पूरे गुफा में गूंज रही थी। हे नागराज, हम वो नागमणि वापस ले आए हैं, कबीर जोर से चिल्लाया। दीनानाथ ने जो अपराध किया था उसकी सजा उसे मिल गई है। अब इस लड़की की बलि स्वीकार करो और हमें वो शक्ति दो। तभी दीवार के पास के अंधेरे में एक हलचल हुई। एक बहुत विशाल काले रंग का साया धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक ऐसा विशालकाय नाग था जिसका आकार मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
उसकी मोटाई एक बड़े पेड़ के तने जितनी थी और उसकी त्वचा पर भयानक धारियां थीं। जैसे जैसे वो नाग रोशनी में आ रहा था, मेरा दिल सीने से बाहर आने को हो रहा था। वो सीधा रिया की तरफ बढ़ रहा था। मुझे कुछ करना ही था। मैं चट्टान के पीछे से निकला और एक भारी पत्थर उठाकर पूरी ताकत से विक्रम के सिर पर दे मारा। विक्रम वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कबीर कुछ समझ पाता इससे पहले ही मैंने उसे जोरदार धक्का दिया और रिया की तरफ भागा। रिया, रिया उठो, आंखें खोलो। मैंने उसे हिलाया, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। तभी मैंने महसूस किया कि वो विशालकाय नाग मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसका विशाल फण फैला हुआ था और वो मुझे डसने ही वाला था। मैं अपनी मौत के लिए तैयार था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी एक गोली चलने की आवाज आई। धाएं। गोली नाग को नहीं लगी, बल्कि कबीर के पैर में लगी, जो पीछे से उठकर मुझे चाकू मारने वाला था। मैंने चौंक कर गुफा के प्रवेश द्वार की तरफ देखा। वहां कोई खड़ा था, एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में एक जलती हुई मशाल। वो मीरा थी, लेकिन वो मीरा नहीं थी जिसे मैं जानता था। उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल अलग थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मेरी तरफ देखा और चिल्लाकर बोली, आर्यन, वो नाग असली खतरा नहीं है। असली खतरा तो वो है जो तुम्हारे पैरों के पास लेटा है। मैंने तुरंत नीचे देखा, रिया की तरफ। बेहोश पड़ी रिया की आंखें अचानक खुली, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां इंसानों जैसी गोल नहीं थीं। वो सांपों की तरह लंबी और चीरी हुई थी। उसका चेहरा एक पल के लिए इंसान का था और दूसरे ही पल किसी और चीज में बदल रहा था। और सबसे खौफनाक बात, उसकी जीभ। वो आम जीभ नहीं थी। वो बीच से दो हिस्सों में बटी हुई एक सांप की लंबी जीभ थी, जो उसके होठों से बाहर निकलकर फुफकार रही थी। रिया ने एक झटके में मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत और बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने मुस्कुराते हुए एक ऐसी आवाज में, जो रिया की बिल्कुल नहीं थी, बल्कि दो आवाजों का एक डरावना मिश्रण थी, मुझसे कहा, तुमने मुझे बचाने में बहुत देर कर दी आर्यन। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे ठीक पीछे से एक और गोली चलने की आवाज गूंजी। धाएं। गोली सीधे उस रिया के कंधे पर लगी। गोली लगते ही उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और एक ऐसी चीख मारी जो किसी इंसान के गले से निकल ही नहीं सकती थी। वो चीख इतनी तीखी थी कि मेरे कानों के पर्दे फटने लगे। मैंने मुड़कर देखा, मीरा अपने हाथों में बंदूक ताने खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक खतरनाक आग थी। वो रिया नहीं है आर्यन, पीछे हटो, मीरा पूरी ताकत से चिल्लाई। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। मैंने देखा कि रिया के कंधे से जहां गोली लगी थी, वहां से लाल खून नहीं, बल्कि कोई गाढ़ा काला तरल पदार्थ निकल रहा था। वो दर्द से जमीन पर तड़प रही थी, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर अजीब तरीके से ऐंठने लगा। उसकी हड्डियां टूटने और जुड़ने की भयानक आवाजें पूरे गुफा में गूंजने लगीं। तभी मेरे पीछे एक और जोरदार धमाका हुआ। वो विशालकाय नाग, जो अब तक अंधेरे में था, रोशनी में आ गया था। कबीर, जो पैर में गोली लगने की वजह से जमीन पर पड़ा था, खौफ से चीखने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। कबीर रेंगता हुआ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस विशाल नाग ने पलक झपकते ही अपना भारी शरीर कबीर के ऊपर गिरा दिया। कबीर की चीखें उसकी पसलियों के टूटने की आवाज के साथ हमेशा के लिए शांत हो गईं। वो नाग सिर्फ एक रक्षक था, एक जानवर, लेकिन असली शैतान तो वो थी जो रिया का रूप लेकर मेरे सामने खड़ी थी। आर्यन, मणि। मीरा की आवाज ने मुझे होश में लाया। मीरा दौड़कर पत्थर के चबूतरे के पास पहुंची और उसने वो काला बक्सा उठा लिया जिसमें नागमणि चमक रही थी। जैसे ही मीरा ने वो मणि उठाई, पूरी गुफा में एक भयानक भूकंप सा आ गया। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। सदियों पुराना वो तिलिस्म अब टूट रहा था। हमें यहां से निकलना होगा, रास्ता धंस रहा है, मीरा चिल्लाई। मैंने उस रिया की तरफ देखा। उसका शरीर अब पूरी तरह से एक विशाल काले सांप में बदल चुका था। वो कोई आम सांप नहीं था, वो एक इच्छाधारी नागिन थी। उसने अपने असली रूप में आकर एक जोरदार फुफकार मारी और हमारी तरफ झपटी। भागो आर्यन। मीरा ने मेरा हाथ पकड़ा और हम गुफा के उस संकरे रास्ते की तरफ बेतहाशा दौड़ने लगे जहां से मैं आया था। हमारे पीछे पत्थरों के गिरने की गगन भेदी आवाजें आ रही थीं और उन आवाजों के बीच वो खौफनाक फुफकार हमारा पीछा कर रही थी। भागते भागते मेरी सांसें फूल रही थीं। मीरा, ये सब क्या है? रिया कहाँ है? और तुम कौन हो? मीरा दौड़ते हुए ही बोली,
मैं इस जंगल के रक्षकों के परिवार से हूं आर्यन। हमारा काम पीढ़ियों से इस नागमणि और उस तहखाने की रखवाली करना है। दीनानाथ ने लालच में आकर बरसों पहले यहां से कुछ चुराने की कोशिश की थी और उसी चक्कर में उसने उस शैतान नागिन को नींद से जगा दिया था। तुम्हारे कमरे में जो केंचुली थी वो उसने रिया का रूप लेने के लिए छोड़ी थी। रूप लेने के लिए? तो मेरी रिया कहाँ है? मैं घबराहट से चीखा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हमें उसे खोजना है तो पहले जिंदा बचना होगा। हम दौड़ते हुए तहखाने से बाहर निकले और हवेली के मुख्य हॉल में आ गए, लेकिन हवेली का नज़ारा देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली में भयानक आग लगी हुई थी। आग की लपटें छत को छू रही थीं और धुएं से दम घुट रहा था। ये आग किसने लगाई? मैंने खांसते हुए पूछा। तभी मुझे मुख्य दरवाजे के पास एक साया भागता हुआ नजर आया। वो इंस्पेक्टर विक्रम था। वो बुज़दिल अपनी जान बचाने के लिए हवेली में आग लगाकर भाग रहा था ताकि सारे सबूत जलकर खाक हो जाएं। विक्रम, रुक जाओ कमीने! मैं उसके पीछे भागने ही वाला था कि तभी छत का एक बहुत बड़ा जलता हुआ लकड़ी का शहतीर ठीक मेरे और मीरा के बीच आकर गिरा। आर्यन, दरवाजे की तरफ भागो! मीरा धुएं के पार से चिल्लाई। मैं किसी तरह आग की लपटों से बचता हुआ हवेली के बाहर निकला। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। ठंडी हवा ने मेरे जलते हुए फेफड़ों को थोड़ी राहत दी। हवेली अब पूरी तरह से आग का गोला बन चुकी थी। तभी मेरी नज़र हवेली के अहाते में खड़ी विक्रम की पुलिस जीप पर पड़ी। विक्रम जीप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारिश की वजह से इंजन काम नहीं कर रहा था। मैं गुस्से से पागल हो चुका था। मैंने ज़मीन से एक भारी पत्थर उठाया और जीप के शीशे पर दे मारा। शीशा चकनाचूर हो गया। मैंने विक्रम का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर निकाला। कहाँ भाग रहा है धोखेबाज? मेरी रिया कहाँ है? मैंने विक्रम के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसके नाक से खून बहने लगा। मुझे नहीं पता आर्यन, मुझे छोड़ दो, वो मुझे भी मार डालेगी। तभी जीप के पिछले हिस्से से एक अजीब सी आवाज़ आई। ठक ठक ठक, जैसे अंदर कोई बंधा हुआ है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने विक्रम को जमीन पर फेंका और जीप के पीछे गया। मैंने जल्दी से ट्रंक का दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अंदर असली रिया बंधी हुई पड़ी थी। उसके मुंह पर टेप चिपका था और उसके हाथ पैर मोटे रस्सों से बंधे थे। वो बेहोश थी, लेकिन जिंदा थी। रिया! मैंने जल्दी से उसके मुंह से टेप हटाया और उसकी रस्सियां खोली। रिया, आंखें खोलो, मैं हूं आर्यन। रिया ने धीरे से आंखें खोली। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। आर्यन, वो मेरे कमरे में आई थी। उसने मेरी शक्ल। इतना बोलते ही रिया फिर से बेहोश हो गई। मैंने राहत की सांस ली। मेरी रिया जिंदा थी। असली रिया मेरे हाथों में थी। लेकिन तभी हवेली के मुख्य दरवाजे से कोई बाहर आया। वो मीरा थी। उसके कपड़े जल चुके थे और वो बुरी तरह खांस रही थी, लेकिन उसके हाथ में अभी भी वो काला बक्सा था। वो लड़खड़ाती हुई मेरी तरफ आई। मीरा, तुम ठीक हो? मैंने रिया को जीप की सीट पर लिटाया और मीरा की तरफ बढ़ा। मीरा मेरे पास आई और उसने वो काला बक्सा मेरे हाथों में थमा दिया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। आर्यन, इसे यहाँ से दूर ले जाओ। वो कभी भी। तभी आसमान में एक तेज बिजली चमकी और उस रोशनी में मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी रूह तक जम गई। मीरा की गर्दन पर 2 बहुत गहरे और नीले निशान थे, दांतों के निशान। मीरा, तुम्हें उसने डस लिया है। मेरे हाथ कांपने लगे। मीरा के मुंह से काले रंग का झाग निकलने लगा। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसने मेरा हाथ कस के पकड़ा और अपनी आखिरी सांसों में फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन, तुम नहीं समझे, वो सिर्फ रूप बदलती है। वो किसी का भी रूप ले सकती है, किसी का भी। मीरा की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। वो मर चुकी थी। मैं सदमे में था। विक्रम भाग चुका था। मीरा मर चुकी थी। रिया बेहोश थी और मेरे हाथ में वो बक्सा था जिसके अंदर नीली रोशनी वाली मौत रखी थी। तभी मेरी पैंट की जेब में रखा मेरा मोबाइल फ़ोन बजने लगा। इस सुनसान और खौफनाक जंगल में रात के 3 बजे मुझे कौन फ़ोन कर सकता है? मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से फ़ोन जेब से निकाला। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। मैंने फ़ोन उठाया और कान से लगाया। हेलो? मेरी आवाज़ मुश्किल से निकल रही थी। दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही नहीं, पूरी दुनिया खिसक गई। वो आवाज़ किसी और की नहीं, मेरी अपनी आवाज़ थी। फ़ोन के दूसरी तरफ से बिल्कुल मेरे जैसी आवाज़ ने बहुत ही शांत और ख़तरनाक लहजे में कहा,
मणि मुझे दे दो आर्यन, वरना तुम्हारी ही शक्ल में मैं कल सुबह तुम्हारे घर पहुंचूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को निगल जाऊंगा। फोन मेरे हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर पड़ा। बारिश की बूंदों के शोर के बीच मुझे सिर्फ अपने दिल की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थीं। मेरी ही शक्ल, मेरी ही आवाज, और वो मेरे परिवार की तरफ बढ़ रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौन थी। मेरा परिवार, मेरी छोटी बहन काव्या शहर के सिटी केयर अस्पताल में भर्ती थी। उसका कल ही एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था और मैं इस केस के चक्कर में उसे वहां छोड़कर आया था। उस बहरूपिया नागिन को पता था कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कहां है। वो मेरे घर नहीं, सीधे अस्पताल जा रही थी। अगर वो मेरी शक्ल में वहां पहुंची तो अस्पताल का कोई भी डॉक्टर, गार्ड या नर्स उसे काव्या के कमरे में जाने से नहीं रोक सकता। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं था। मैंने तुरंत विक्रम की जीप का दरवाजा खोला। गनीमत थी कि जल्दबाजी में विक्रम चाबी डैशबोर्ड में ही छोड़ गया था। मैंने बेहोश रिया को पिछली सीट पर अच्छी तरह से लिटाया, सीने से नागमणि वाला वो काला बक्सा बांधा और जीप का इंजन स्टार्ट कर दिया। एक्सीलरेटर पर मेरा पैर पूरी ताकत से दब गया। देवगिरी के उन डरावने जंगलों को चीरते हुए जीप शहर की तरफ हवा से बातें करने लगी। रास्ते भर मेरा दिमाग भयंकर ख्यालों से लड़ रहा था। मैं एक ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ सकता था जो इंसान है ही नहीं, जो गोलियों से नहीं मरता, जो रूप बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं अस्पताल पहुंच भी गया तो मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा कि जो उनके सामने खड़ा है वो मैं नहीं बल्कि एक शैतान है। सुबह 4:30 बजे, सिटी केयर अस्पताल। करीब 1.5 घंटे की जानलेवा ड्राइविंग के बाद मैं अस्पताल के गेट पर पहुंचा। अस्पताल के बाहर का सन्नाटा बहुत अजीब था। रिसेप्शन पर कोई नहीं था। सिर्फ एक नाइट शिफ्ट वाली नर्स अपनी डेस्क पर सिर रखकर सो रही थी, या शायद बेहोश थी। पूरे अस्पताल की बत्तियां अजीब तरीके से झपक रही थीं। मुझे एक भयानक बदबू आ रही थी, बिल्कुल वैसी ही कच्चे मांस और सड़े हुए पत्तों की बदबू जो मैंने हवेली के तहखाने में महसूस की थी। वो यहां पहुंच चुकी थी। काव्या का कमरा तीसरी मंजिल पर रूम नंबर 305 था। लिफ्ट का इंतजार करने का समय नहीं था। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा। हर एक सीढ़ी चढ़ते हुए मेरी सांसें उखड़ रही थीं। मेरे कपड़े खून और कीचड़ से सने थे। जैसे ही मैं तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में पहुंचा, मेरे कदम ठिठक गए। कॉरिडोर के फर्श पर 2 वार्ड बॉय और एक सिक्योरिटी गार्ड औंधे मुंह गिरे पड़े थे। उनके शरीरों में कोई हरकत नहीं थी और उनके ठीक आगे रूम नंबर 305 के दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे नीचे की तरफ घूम रहा था। रुक जाओ, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया। दरवाजे का हैंडल रुका। उस शख्स ने धीरे से मेरी तरफ मुड़कर देखा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सामने मैं खुद खड़ा था। वही चेहरे का कट, वही बाल, यहां तक कि उसने कपड़े भी बिल्कुल मेरे जैसे ही पहने हुए थे। बस एक ही फर्क था, उसकी आंखें इंसान की नहीं थीं। वो पीली, भयानक और चीरी हुई आंखें थीं जो मुझे देखकर सिकुड़ गईं। उस आर्यन के चेहरे पर एक खौफनाक और ठंडी मुस्कान तैर गई। उसने मेरी ही आवाज में कहा, तुमने आने में बहुत देर कर दी आर्यन। तुम्हारी बहन गहरी नींद में है। मैं बस उसे हमेशा के लिए सुलाने जा रहा था। अगर तुमने काव्या को खरोंच भी लगाई तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। मैंने अपनी पिस्तौल निकालकर उस पर तान दी। वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में सांपों की फुसकार साफ सुनाई दे रही थी। गोलियों से मुझे नहीं मार सकते आर्यन। मैं मौत नहीं, मैं खुद काल हूं। इतना कहते ही उस बहरूपिया आर्यन का शरीर भयानक तरीके से बदलने लगा। उसकी गर्दन अचानक रबर की तरह लंबी खिंच गई। उसके चेहरे की खाल फटने लगी और उसके नीचे से काले चमकदार शल्क बाहर आने लगे। उसके दोनों हाथ लंबी लंबी सांपों की पूंछ में बदल गए और वो पलक झपकते ही एक जोरदार छलांग लगाकर मेरे ऊपर आ गिरी। पिस्तौल मेरे हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी। उसके भारी और बर्फीले शरीर ने मुझे जमीन पर पटक दिया। उसका चेहरा अब आधा इंसान और आधा नाग का था। उसने अपने दोनों हाथों, जो अब पूंछ बन चुके थे, से मेरी गर्दन को कस लिया। मेरी सांसें रुकने लगीं। मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसका भयानक चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसकी 2 मुंही जीभ मेरे गालों को छू रही थी। तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी जगह मैं लूंगी आर्यन, और इस दुनिया को अपना घोंसला बनाऊंगी। मैं छटपटा रहा था। मेरे हाथ जमीन पर कुछ ढूंढ रहे थे।
तभी मेरा हाथ मेरी जैकेट से बंधे उस काले बक्से पर पड़ा जो मैंने मीरा से लिया था। नागमणि का बक्सा। मीरा के आखिरी शब्द मेरे दिमाग में गूंज गए। वो नागमणि उस नाग का दिल है आर्यन, उसकी शक्ति का स्रोत। मैंने अपनी आखिरी बची हुई पूरी ताकत लगा दी। मेरी उंगलियों ने उस बक्से का लॉक खोला। बक्सा खुलते ही उसमें से एक बहुत तेज, चौंधिया देने वाली नीली रोशनी पूरे कॉरिडोर में फैल गई। उस रोशनी को देखते ही उस बहरूपिया नागिन ने एक दर्दनाक चीख मारी। उसकी गर्दन की पकड़ ढीली पड़ गई। रोशनी उसके शरीर को ऐसे जला रही थी जैसे किसी ने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया हो। मैं खांसता हुआ पीछे खिसका और मैंने वो नीली चमकती हुई नागमणि अपने हाथ में उठा ली। वो पत्थर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, लेकिन उसमें एक भयानक ऊर्जा थी। नहीं, उसे वापस बक्से में रखो। नागिन दर्द से तड़पते हुए जमीन पर रेंग रही थी। उसका इंसानी शक्ल अब पूरी तरह पिघल रही थी और वो अपने असली खौफनाक काले नाग के रूप में आ रही थी। तुमने बहुत सी जानें ली हैं। मैं हांफते हुए खड़ा हुआ। अब तुम्हारा खेल खत्म। अगर तुम उस मणि को तोड़ोगे तो तुम भी नहीं बचोगे आर्यन। वो ऊर्जा तुम्हें भी राख बना देगी। नागिन ने फुसकारते हुए आखिरी चाल चली। मैंने काव्या के कमरे की तरफ देखा। मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने परिवार और इस दुनिया को इस शैतान के हवाले नहीं कर सकता था। मुझे मंजूर है। मैंने वो नागमणि पूरी ताकत से हवा में उछाली और अपनी पिस्तौल जो जमीन पर गिरी थी उसे उठाकर सीधे उस नीले चमकते पत्थर पर फायर कर दिया। धाएं। गोली सीधे नागमणि के बीचों बीच लगी। एक पल के लिए पूरा अस्पताल भयंकर सन्नाटे में डूब गया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। नागमणि के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें से एक ऐसी भयानक नीली शॉक वेव निकली जिसने मुझे हवा में उड़ा दिया। मैं पीठ के बल दूर जाकर गिरा। मेरे कानों में एक ऐसी दर्दनाक और गगनभेदी चीख गूंजी जो कई सदियों तक मेरे जहन से नहीं निकलेगी। मैंने धुंधली आंखों से देखा कि वो विशाल नागिन उस नीली रोशनी में जलकर राख हो रही थी। उसका शरीर हवा में राख के काले कणों की तरह बिखरने लगा। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ शांत हो गया। नीली रोशनी गायब हो गई। कॉरिडोर में अब सिर्फ सन्नाटा था और फर्श पर फैली हुई काली राख। मैं जमीन पर पड़ा था। मेरे शरीर का हर कोना दर्द कर रहा था, लेकिन मेरे होठों पर एक मुस्कान थी। मैंने कर लिया था। मैंने उसे खत्म कर दिया था। कुछ देर बाद अस्पताल का स्टाफ होश में आने लगा। पुलिस की सायरन की आवाजें बाहर गूंजने लगीं। मैंने उठकर सबसे पहले काव्या का दरवाजा खोला। वो अपने बिस्तर पर सुरक्षित सो रही थी। उसे इस खौफनाक रात का कोई अंदाजा नहीं था। रिया भी सुरक्षित थी। उसे पुलिस ने बाहर जीप से निकाल लिया था। विक्रम को कुछ ही घंटों में शहर की सीमा पार करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। मैंने अपने चैनल पर देवगिरी के इस पूरे रहस्य का खुलासा किया, बगैर उस अलौकिक नागिन के हिस्से के, क्योंकि दुनिया उस पर विश्वास नहीं करती। पुलिस की डायरी में ये एक साइको किलर यानी कबीर और विक्रम का केस बनकर बंद हो गया। मैं और रिया एक कैफे में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो हमेशा के लिए खत्म हो गई? रिया ने अपनी कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए कहा। उसके चेहरे पर अभी भी उस रात का खौफ था। मैंने गहरी सांस ली। नागमणि टूट गई रिया। उसका वजूद उसी से था। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों हंसने लगे। मैंने वेटर को बिल लाने का इशारा किया। रिया ने अपनी रुमाल से अपना मुंह पोंछा और नीचे गिरी अपनी चाबी उठाने के लिए झुकी। तभी टेबल के नीचे कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे शरीर का सारा खून सुखा दिया। रिया के कप के पास जो चम्मच रखा था, उस स्टील के चम्मच में रिया के चेहरे का अक्स पड़ रहा था और उस अक्स में रिया की पुतलियां इंसानों जैसी नहीं थीं। वो पीली थीं और बिल्कुल एक सांप की तरह चीरी हुई थीं। मैंने तुरंत चौंक कर रिया के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन वो अब बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल साधारण इंसान जैसी थीं। क्या हुआ आर्यन, ऐसे क्या देख रहे हो? रिया ने वही अपनी मीठी आवाज में पूछा। मैं पसीने से भीग चुका था। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ नहीं, मैंने हकलाते हुए कहा। रिया मुस्कुराई। उसने अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने मुझे देखकर एक बार अपनी जीभ होठों पर फेरी। वो जीभ एक पल के लिए बीच से दो हिस्सों में बटी हुई लगी। बाहर बादल जोर से गरजा और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंजने लगा। उस रात जीप के ट्रंक से जिसे मैंने बाहर निकाला था, क्या वो सच में रिया थी
या असली रिया तो उस तहखाने में ही। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी शानदार कहानियां ला सकूं।